नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो शाही ईदगाह मथुरा के मामले में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से 2 जजों की बेंच ने स्टे दिया है अभी सर्वे के लिए। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सर्वे का स्टे इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन इस बात की थी कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो उसमें चैलेंज किया गया है उसका निर्णय होना चाहिए कि पहले मिसलेनियस एप्लीकेशंस का होना चाहिए। मामला तो अधिकारिता का है, मामला तो ओनरशिप का है, मामला जो पहले केशव कटरा ने के जो ट्रस्ट है उसने जो एग्रीमेंट किया था 67-62 में उस समय का है। तो इन विषयों पर डिसीजन से पहले सर्वे, मतलब एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, सर्वे की मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसाइड करने से पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड होना चाहिए। वो मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो सर्वे की एप्लीकेशंस हैं उनको डिसाइड होने से पहले ओनरशिप डिसाइड होनी चाहिए, उसके बाद उनका डिसीजन होना चाहिए। ये कन्फ्लिक्ट है। अब जिस समय लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था कि पहले उस पर सर्वे करवा दिया जाए और सर्वे करवाकर पहले स्टेटस पता किया जाए, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया सिविल के मामले में रहती है और क्रिमिनल के मामले में भी रहती है। क्रिमिनल के मामले में अगर कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और रिपोर्ट सबमिट करके वो एक चार्जशीट बनाती है और ये कहती है कि हमारी नज़र में ये है। तब फिर कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है और मामले को आगे बढ़ाता है। सिविल की प्रक्रिया में भी इसी प्रकार का मामला रहता है और सिविल की प्रक्रिया में डिस्प्यूट के सारे फैक्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने हों, इसके लिए कोर्ट सबसे पहले एक सर्वे अपॉइंट करता है। सर्वे कुछ वकीलों का हो सकता है, कुछ रिटायर्ड जजेस का हो सकता है, तो वो सर्वे या किसी स्पेशलाइज एजेंसी का हो सकता है। तो वो सर्वे अपॉइंट करके वहाँ वीडियोग्राफी करवाई जाती है, साइंटिफिक सर्वे करवाए जाते हैं और जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट से रिलेटेड और जो चीज़ें जानकारी इकट्ठी करनी होती उनको इकट्ठा करना होता है। इनका कहना है, मतलब ओवैसी एंड कंपनी का कहना यह है कि इस प्रकार का कोई सर्वे करवाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये जुरिडिक्शन का मामला है, कोर्ट का जुरिडिक्शन सब्जेक्ट पर बनता नहीं। अब उनका कहना है कि कोर्ट का जुरिडिक्शन इसलिए नहीं बनता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से बना हुआ है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जो स्टेटस था वो स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। अब ओवैसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि जो वर्डिक्ट, अब जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हालांकि वो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं पर कितने बड़े बैरिस्टर हैं पता नहीं, जो उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उस वर्डिक्ट को अयोध्या के मामले में भी लगा देना चाहिए और अयोध्या के मामले में वो वर्डिक्ट जैसे ही आप लगाएंगे और जैसे ही वो वर्डिक्ट आप ज्ञानवापी के मामले में लगाएंगे तो फिर ये सारी की सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। इसलिए उनको स्टे कर देना चाहिए, उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहिए या उस पर ये नहीं करना चाहिए या वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और दुनिया भर की। हालांकि ओवैसी का स्टेटमेंट तो ये भी आ चुका है पहले कि बना लेने दीजिए, अच्छा बना लेने दीजिए, खूब पैसा खर्च कर लेने, बाद में आफ्टर ऑल जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको गिरा ही देंगे और उस पर बैठ ही जाएंगे। जैसा कि उनको लगता है उनके आक्रांताओं ने सत्ता में आने के बाद या हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद उन्होंने जो किया था, उनको लगता है कि ओवैसी को लगता है कि वो भी बाबर की तरह कब्जा कर लेंगे देश पर और देश पर कब्जा करने के बाद देश में मंदिरों को गिरा देंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई जिस समय ये मंदिर बन जाएंगे तो फिर हम उस पर ब्ला 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 करेंगे। हालांकि एक भी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए कि पूरे देश का मुस्लिम समाज इस समय मंदिर के पक्ष में खड़ा हुआ है और बड़े भारी लेवल पर ये स्टेटमेंट आने लगे हैं मुस्लिम्स के कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है और वो जगह अगर हिंदुओं की थी तो हिंदू क्यों ना बनाए और उस पर और भव्य बनना चाहिए और जय श्री राम एक बार नहीं 3 बार कहना चाहिए। लेकिन ओवैसी जैसे जो अपनी राजनीति सिर्फ मुस्लिम के आधार पर करते हैं, मुस्लिमों को भड़का कर करते हैं, उनके स्टेटमेंट आना स्वाभाविक है और उनके साथ कुछ उलेमाओं का भी सुर में सुर मिलाना आवश्यक है। क्योंकि मस्जिद की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लामिक राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम राजनीति खत्म हो जाएगी। वो भड़का कर जिस प्रकार से लोगों को एक साथ करके देश को डिस्टर्ब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे उलेमा, ऐसे मौलवी, ऐसे मस्जिदों का पोषण करने वाले, ऐसे भाषण करने वाले, तकरीरें करने वाले और ऐसे लीडरशिप, इनकी तो दुकानें बंद ही हो जाएंगी। इसलिए इनका सबका एक सुर में, या मैं कहूँ कि इनका आपस में ये रहता है कि किसी प्रकार मंदिर का निर्माण ना हो पाए। खैर, अब इनके बीच में से एक चीज़ और निकल कर आई। तमाम तरह के न्यूज़पेपर्स ने एनालिसिस करके बताया कि भाई क्यों कहा जा रहा है कि ये पुरानी वाली चाल चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा
कार सेवा हो गई थी। अयोध्या में स्ट्रक्चर को लेकर या मंदिर को लेकर 1951 में मामला शुरू हुआ था। 1951 में स्वयं भू भगवान प्रकट हुए थे। भगवान के प्राकट्य के बाद वहाँ के कोर्ट ने एएसआई को ऑर्डर कर दिए थे। ये विवाद चलता रहा। 1984 में 1986 में उसके मंदिर के कपाट खुलवा दिए गए थे और पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। इसके बाद ही कार सेवा शुरू हो गई थी और मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी थी। डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 2002 में हाई कोर्ट ने, अब ये तारीखों को ज़रा सा मिलाइएगा, 2002 में हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर कर दिया था। फिर एएसआई को लिख दिया था 2003 में। 2003 में एएसआई के लिखने के बाद मामला आगे बढ़ा और फिर डिसीजन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया और उन्होंने हिस्से को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 2010 में अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी और 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया था। अब इनका कहना है कि यही सेम प्रक्रिया ज्ञानवापी में चल रही। ज्ञानवापी में वहाँ 2002, यहाँ 2022। ज्ञानवापी में 2022 में ये प्रक्रिया शुरू हुई। पहले एक वीडियोग्राफी का ऑर्डर किया गया, फिर साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया गया और 2023 में उस पर साइंटिफिक सर्वे हो रहा है या उसकी रिपोर्ट जमा हो चुकी है। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाद में बना और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनने के बाद ये नहीं होना चाहिए था। इनका कहना है कि सेम प्रक्रिया मथुरा में भी चल रही है और मथुरा में भी सर्वे अनाउंस कर दिया कोर्ट ने, यानी कि सर्वे अनाउंस करके जैसे इन्होंने, ऐसा उनका कहना है कि जैसे राम मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी को शहीद किया गया है, वैसे ही ज्ञानवापी को शहीद करने की व्यवस्था चल रही है। वैसे ही इनका कहना है कि वो ईदगाह को शहीद करने की प्रक्रिया चल रही है और सेम प्रोसीजर है। ओवैसी साहब कानून की प्रैक्टिस पता नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन एक बात तो तय है कि कानून के प्रोसीजर एक से ही होते हैं। कानून में इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल होते हैं। इस प्रकार के जितने डिस्प्यूट आएंगे वो वैसे ही चलेंगे जैसे पूर्व में सरकारों ने, जैसे पूर्व में न्यायालय करता आया है। उसमें से कुछ परिस्थितियों के अनुसार वेरिएशन हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया वही रहती है कि सबसे पहले फैक्ट इकट्ठे करना, फैक्टों में साइंटिफिक फैक्ट इकट्ठे करना और सांस्कृतिक फैक्ट इकट्ठे करना, इसके अलावा टेक्स्ट इकट्ठा करना और उसके बाद उस पर कानून को अप्लाई करना। इसीलिए जब ज्ञानवापी वाले मामले में ऑनरेबल कोर्ट के पास गए थे तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि पूरे फैक्ट सामने ना आ जाए, जब तक कि सारे के सारे तथ्य और सर्वे की रिपोर्ट ना आ जाए। इसलिए सर्वे का कोई लेना देना नहीं होता कि सर्वे से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये कैसे पता लगेगा वो स्थान क्या था, वो स्थान मस्जिद था या मंदिर था, वो तो तभी पता लगेगा जब उसका सर्वे हो जाएगा। कब्जा किसका है ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अवैध कब्जाधारी अगर कोई है तो इसके आधार पर उसका मकान नहीं हो जाता या उसकी ओनरशिप नहीं हो जाती। इसलिए मकान का करैक्टर देखना पड़ेगा, भूमि का करैक्टर देखना पड़ेगा, मंदिर या मस्जिद उस स्ट्रक्चर का करैक्टर देखना पड़ेगा। जब तक उस स्ट्रक्चर का करैक्टर सही से पता नहीं लग जाता तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि 47 में वो मंदिर थी कि मस्जिद था। बाहर हो सकता है मस्जिद की बोर्ड लगे हो, लेकिन अंदर एक विशाल मंदिर हो। इसलिए 1947 तभी लगेगा जब फैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि वहाँ पर था क्या आखिर। उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर वो उसमें ये हो जाता है कि अंदर मंदिर है, पुराना मंदिर है, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि वो मंदिर ही बना रहेगा और इलीगल ऑक्यूपाई वहाँ से हट जाएगा। अगर 47 में ये अब अगर सर्वे में ये सिद्ध हो जाता है कि उसमें एक मंदिर, इस मस्जिद ही थी, मंदिर कभी था ही नहीं, तो फिर जिसका कब्जा है या जो मस्जिद की कमेटी है वो कमेटी के पास रहेगा, फिर उसमें मंदिर निर्माण नहीं हो सकता और वहीं पर उसको स्टे कर दिया जाएगा। यानी कि ये तय करना आवश्यक है कि 1951 में 1947 में उसकी पोजीशन क्या थी, वो तो फैक्ट इकट्ठे करेंगे। इसके लिए कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था। तो आप सोच लीजिए कमीशन का अपॉइंटमेंट किस लिए किया गया था। अब इनका कहना है कि वही प्रोसीजर वहाँ पर लगा दिया गया। अब इस केस में जो अभी फिलहाल शाही ईदगाह वाला केस आया और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या से जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया और वैसे ही कह रहे हैं कि उस पर वर्डिक्ट आ गई। ये वर्डिक्ट या स्टे का जो मामला है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। वर्डिक्ट या स्टे का मामला, उसमें कोई वर्डिक्ट नहीं है, स्टे कोई वर्डिक्ट होती नहीं है। कानून की प्रक्रिया को समझिए। स्टे का मतलब होता है अभी स्टेटस को मेंटेन कर दिया जाए, जब तक हम कोई अगला ऑर्डर ना कर दें, जब तक हम कोई उस पर अपना आदेश ना कर दें, तब तक उसको ऐसे जैसा है वैसा ही मेंटेन किया जाए। हुआ क्या कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
सर्वे का अनाउंसमेंट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयोध्या में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्ञानवापी में हुआ था, वैसे ही शाही ईदगाह में जब कर दिया तो शाही ईदगाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई। हालांकि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई थी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम तो बैठे हैं ना, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस समय सर्वे अनाउंस कर दिया, उसके बाद फिर से हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि जब कुछ वहाँ आपको लगे, वहाँ की जो ऑर्डर होगा उससे जो आपकी ग्रीवेंसेस होंगी उसके आधार पर हमारे पास आना। तो हम आए हैं। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस दिवांकर दत्ता की अदालत में मामला गया। कोर्ट के सामने जो प्रश्न खड़ा किया गया वो ये किया गया कि माय लॉर्ड, ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में या तो पहले डिसाइड कर देना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड किए बगैर सर्वे कैसे अनाउंस किया जा सकता है और मिसलेनियस एप्लीकेशंस कैसे लगाए सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है और स्टे करते हुए कहा कि हम 23 तारीख को सुनवाई करेंगे और तब तक के लिए एएसआई, चूंकि ऑर्डर एएसआई को दिया गया था इसलिए एएसआई को रोका है और एएसआई से कहा कि आप कोई सर्वे अभी फिलहाल नहीं करेंगे, मेरे अगले आदेश तक आप रुके रहिए, आप को रोका जाता है। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समन इशू कर दिया है, नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करने के बाद सभी पक्षों को सुनेंगे और सुनने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस स्टेज पर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस स्टेज पर लगाया जा सकता है, क्या आप सर्वे पहले होना चाहिए या फिर पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले डिसाइड होना चाहिए। हालांकि पहले के जो डिसीजंस पुराने हैं उनके आधार पर ज्ञानवापी के मामले में अभी हाल ही में लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता रहा। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि नहीं साहब ये ठीक चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था नहीं सर्वे हो जाने दीजिए और सर्वे में कोई समस्या नहीं है, और अगर आपको बाद में वर्डिक्ट में डिसीजन में कोई समस्या आती तो हम बैठे हुए हैं। सेम बात मुझे लगता है यहाँ पर भी लागू होगी। इसलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बजाय मोदी जी के सामने ये प्रश्न कह रहे हैं कि वर्डिक्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के आधार पर ये पुराने वाले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लागू हो जाना चाहिए और उसके आधार पर यहाँ कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर ब्ला नहीं, यहाँ पर ब्ला नहीं। ये बात लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक फैक्ट सामने ना आए तब तक कोई कानून अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये कानून की एक सामान्य प्रक्रिया है और इस कानून की सामान्य प्रक्रिया में फैक्ट लाने का एक ही तरीका है कि उस पर साइंटिफिक सर्वे करवा दी जाए, उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, उस पर टेक्स्ट इकट्ठे किए जाएं और उसका कम से कम आज का फिजिकल स्टेटस तो पता कर ही लिया जाए। एक बात और जो सामने आ रही है वो लगातार आ रही कि इनका कहना है कि ये संघ परिवार के अपने ऑब्जेक्ट थे, संघ परिवार के ऑब्जेक्ट को पहले अयोध्या से उन्होंने पूरा किया, फिर उन्होंने शाही ईदगाह, फिर उन्होंने, उनका कहना है कि फिर उन्होंने बनारस पर लगाया, बनारस पर ऑलरेडी कॉरिडोर बनाकर मस्जिद को इररिलेवेंट कर ही दिया है, मस्जिद को चारों ओर से खोदा जा चुका है, मस्जिद का स्ट्रक्चर हिलाया जा चुका है। ये सारी चीज़ें इनका कहना है कि वो संघ परिवार के इशारे पर हो रहा है। मेरा मानना है कि संघ का इशारा हो ना हो लेकिन हिंदू समाज या पूरे देश का इशारा जरूर है। पूरा देश उस विषय पर एकजुट दिखाई दे रहा है, राम मंदिर के मामले में भी एकजुट दिखाई दे रहा है और इस समय पूरे देश में यात्राएं निकाली जा रही हैं, पूरे देश में बिल्डिंगें सजाई जा रही हैं, पूरे देश में ये सब चल रहा है। इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली और बहुत सारी बीजेपी शासित सरकारों ने ऑफिशियली 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहा है कि आप उस दिन देश के सारे कोर्टों को बंद करने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि 22 जनवरी एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, देश भर में उत्साह का माहौल होगा और उस दिन न्यायालय को खोलना अच्छी बात नहीं है। न्यायालय को खोलना उस दिन न्यायालय को डिस्टर्ब करना है। इसलिए मनन कुमार मिश्रा जी का सीजेआई को कहना ये कि उस दिन सारे न्यायालय देश भर के बंद कर देने चाहिए, मुझे लगता है उस पर सीजेआई को निर्णय लेंगे। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया ये कहती है कि हम रिलीजियस आधार पर कोई चीज़ देखते नहीं हैं और हम देश में आंख बंद करके काम करने वाले हैं, लेकिन होली दिवाली की छुट्टी तो होती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की भी छुट्टी होती है, इसके अतिरिक्त ईद बकरीद की भी छुट्टी होती है, तो फिर भगवान राम की प्रतिष्ठा की छुट्टी को उसके साथ जोड़ा जा सकता है। सरकार ने जिस प्रकार गजट नोटिफिकेशन किए हैं छुट्टी के, उस प्रकार से उन पर आग्रह किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में हमारे देश में जो चल रहा है, हमारे देश में एक अलग तरह की हवा अब चलने लगी है। आपने उस हवा में ध्यान दिया होगा कि ब्लिंकिन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना था कि भारत सबको समाहित करने वाला देश है। भारत की जो सफलता है वो अद्वितीय सफलता है, वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में ग्रोथ कर रहा है। भारत अब विश्व की अग्रणी भूमिका में है। भारत की तुलना इस समय किसी देश से नहीं की जा सकती। ये तो राम कृपा ही है और ये तो भगवत कृपा है जो भारत को सही से विकसित करवा पा रही है। अपोजिशन कुछ भी कहे, लेकिन जो मुस्लिम समाज के अंदर एक बर्फ़ थी कि नहीं हम तो पक्के वाले हैं, वो बर्फ़ कहीं ना कहीं पिघलने लगी है। अब उसको पिघलकर पानी और पानी के साथ भाप बनकर राष्ट्रीय हो जाना बाकी है। जिस समय वो राष्ट्रीय हो जाएगा, भारत की 1000 समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। क्यों? क्योंकि भारत की इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को ये लगता है कि वो अलग हैं, वो विशेष समुदाय हैं, वो स्पेशल कैटेगरी के हैं और उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, ऐसा भ्रम उनके दिमाग से जिस दिन निकलेगा उस दिन वो राष्ट्रीय हो जाएंगे और अपने पूर्वजों के द्वारा अपनाए गए रिलीजन को ही अपना रिलीजन भी मानेंगे। और जैसे ही ये मानते हैं समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन उसके लिए भारत को भारत दर्शन करवाना पड़ेगा। अर्जुन जब बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना विशाल रूप दिखाया था। भारत माता को अपना विशाल रूप दिखाना पड़ेगा और वो थ्रू मोदी जी, थ्रू सरकार होगा। जिस समय वो विकराल रूप दिखाई देगा और बहुत बड़ी सृष्टि उसमें दिखाई देगी, उस समय ये सभी चौंधिया जाएंगे और सिर्फ भगवान के गुण गाने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जहाँ वो भटक कर लोग पहुँच गए हैं, वो भटकाव से वापस आएंगे और वापस इस प्रकार आएंगे कि देश का वैभव बढ़ाएंगे और उसको आगे ले जाने में पूरी मदद करेंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हम सब मिलकर भारत को भारत राष्ट्र और विश्व गुरु भारत बनाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।